तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस सीजन की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वो होता है वो बेरू की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो बेरू की रैंक होती है वो जनरल रैंक होती है। और इस चीज को देखकर जिन्वो भी अपने मन में सोचता है कि ये रैंक मैंने पहले कभी नहीं देखी और ये शायद इलीट नाइट से एक कदम ऊपर की रैंक होगी। और अब जिन्वो क्वीन की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैक आंट होता है वो उसे बोलता है मेरे किंग प्लीज गिव मी अ नेम। और अभी जिन्वो को ऐसा लग रहा होता है कि जो आंट है वो उसे अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है दूसरे सोल्जर्स की तरह ही। और फिर जिन्वो उसे कहता है वैसे तुम कब से बोलने में कैपेबल हो। तो वो आंट जवाब देता है हमेशा से ही। और ये चीज ना अपने जिन्वो के लिए भी सरप्राइजिंग होती है। और फिर बंदा एक नतीजे में आता है कि जो हाई रैंक मतलब सोल्जर्स होते हैं वो बोलने की एबिलिटीज को गेन कर सकते हैं। और अब जिन्वो ब्लैक आंट को बोलता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें मारा है और क्या तुम अभी भी मेरी लीड को फॉलो करना चाहते हो। तो ब्लैक आंट जवाब देता है मैं आपके हाथों नहीं मरा हूँ, मैं आपकी पावर्स के थ्रू दोबारा रिबॉर्न हुआ हूँ मास्टर। और यहाँ पर ना जो वो आंट होता है वो अच्छे से जिन्वो को मस्का लगा रहा होता है। और अब बंदा आखिर में जिन्वो से उसका नाम मांगता है। और फिर जिन्वो सोच रहा होता है कि उसे उसका क्या नाम रखना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उसे उस राइटर का नाम याद आता है जिसने एक नॉवल लिखी थी जिसका टाइटल था द आंट्स। और आखिर में जिन्वो उस ब्लैक आंट को बोलता है तुम्हारा नाम अब से बेरू है। और अब जो बेरू होता है ना वो अपने नाम के लिए जिन्वो को शुक्रिया बोलता है। और इसके बाद अब जिन्वो जाता है क्वीन के पास जहाँ पर वो बोलता है अराइज, जिससे जो क्वीन की शैडो होती है ना वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है वैसे जो दूसरे आंट्स होते हैं वो काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। जो चीज देखकर जिन्वो भी सरप्राइज होता है और वो नोटिस करता है कि जो दूसरे आंट्स के साथ उसका बॉन्ड था वो काफी कमजोर हो चुका है। और इस चीज का रीजन वो बेरू से पूछता है और बेरू से बताता है कि जो आंट है आई मीन क्वीन है उसके पास इनहेरिट पावर है कि वो पूरे कॉलोनी में रूल करेगी। और फिर जिन्वो बोलता है सो तुम मेरे को ये कह रहे हो कि जब तक क्वीन जिंदा है तब तक वो आंट को ऑर्डर दे सकती है। और फिर बेरू जवाब देता है यस यही बात है। और अब जिन्वो बेरू से दूसरा सवाल पूछता है कि जो क्वीन का माना है वो काफी लो है उसके रैंक के मुकाबले, और तुम मेरे को बता सकते हो कि उसका माना क्यों डिक्रीज हो गया। तो बेरू जवाब देता है कि जो क्वीन का ज्यादातर माना है वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और जो रीजन है उसके माना का लो होने का वो ये है कि अभी उसके पास कोई बॉडी है ही नहीं रिप्रोड्यूस करने के लिए। और अब जिनको समझ जाता है कि बैटल के अंदर क्वीन का कुछ भी काम नहीं आने वाला और इसीलिए वो उसकी शैडो को टर्मिनेट कर देता है। इसके बाद जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स को असेसिन स्टोन्स को कलेक्ट करने को मना कर देता है बिकॉज जो ये स्टोन है वो जेजू आइलैंड के फिर से रिकंस्ट्रक्शन में काम आएंगे और जो यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करने के काम आएंगे। और ये सुनकर ना काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं बिकॉज काम से छुट्टी मिल गई उन्हें। और अभी जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो रिमेनिंग आंट्स है वो उनसे कैसे डील करे, क्या जो उसके पास ट्रूप्स है उससे वो क्या उन सभी आंट्स को हरा सकता है। और फिर वो बेरू को बोलता है हमने अपना बेस्ट ट्राई दिया लेकिन फिर बेरू शायद से बोलता है मास्टर मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो हमारे एनिमीज है उन्हें काफी मुश्किलें हो रही है आसमान में नेविगेट करने में, क्योंकि उनके पास कोई लीडर है ही नहीं और वो लोग इनकैपेबल है अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करने में, क्योंकि कंफ्यूजन के कारण जो उनका फॉर्मेशन है वो टूट रहा है। और अब जिन्वो बेरू से पूछता है क्या तुम उन सभी रिमेनिंग आंट्स को वाइप आउट कर सकते हो। और फिर बेरू बड़े चौड़ में जवाब देता है अगर आप मेरे को ऑर्डर दे तो क्यों नहीं मास्टर। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हंटर्स अपनी फाइटर शिप का यूज कर रहे होते हैं और कुछ हंटर्स अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं और काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने काफी सारे आंट्स होते हैं। और जब उधर डर का माहौल बना हुआ होता है ना तभी उधर एंट्री होती है अपने बेरू की, जो कि एक ही बार में काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर देता है। और अब हमें नेट के थ्रू बताया जाता है कि जो आंट्स को एक्सटर्मिनेट करने का मिशन था वो 2 दिन तक चला साउथ एशियन रीजन पे, जो कि साउथ कोरिया का है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो आंट्स है वो ऑल्सो चाइनीज वाटर के पास भी पाई गई है। और इसके बाद हम लोग शिप के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी को बताता है कि जो सेकंड वेव है आंट की वो हमारे शूटिंग रेंज में है, सर हम क्या करें। तो बंदा जवाब देता है रुक जाओ, देखकर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हीरोज है वो ये चाहते हैं कि वो इन सभी आंट्स को अकेले खुद संभाले। और फिर जिस हंटर को तुम लोग अभी देख रहे थे वो फिर अपनी पावर को रिलीज करता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही बार में काफी सारे आंट्स पे मल्टीपल फायर अटैक्स कर देता है, जिससे एक ही बार में जितने भी उस जगह आंट्स होते हैं ना वो सभी मारे जाते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक बंदी को देखते हैं जो कि अपने बॉस को बोलती है आप क्या सोच रहे हो सर। तो वो जो बंदा होता है ना वो यहाँ पर संग जिन्वो और हवांग के लफड़े की बात करता है और इस चीज को भी मेंशन करता है कि अब उसका और संग जिन्वो का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस आंड्रे और ये स्कैवेंजर गिल का गिल मास्टर होता है जिस गिल से हवांग डोंगसू भी। और फिर वो बंदी थॉमस से पूछती है क्या होगा अगर संग जिन्वो और हवांग एक दूसरे के साथ फाइट करे तो थॉमस जवाब देता है तुम मेरे को अभी तक नहीं जानती हो। और फिर हवांग उस बंदी को बड़े भयानक तरीके से देखता है और बोलता है जो हवांग डोंगसू है वो स्कैवेंजर गिल की प्रॉपर्टी है और जो स्कैवेंजर गिल है वो मेरा है और मैं उस किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को मैसअप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। और उसके बाद सीन
सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेजू आइलैंड रेड की तीसरी रात को, जहाँ पर हंटर्स गिल्ड के लोग जेजू आइलैंड आए हुए होते हैं असेसिन स्टोन कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो नॉर्मल बातचीत भी कर रहे होते हैं जो कि हमारे इतनी काम की है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन तभी उधर पार्क की नजर एक आंट पर पड़ती है जो कि छुपा हुआ था, और फिर पार्क उस आंट को अपनी शॉर्ट से कट कर देता है। और फिर वो दूसरे लोगों को कहता है कि आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ आंट्स होगी जो कि यहाँ पे घूम रही है, लेकिन मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी पार्क के साथ ही की नजर एक मॉन्स्टर पड़ती है, और इन मॉन्स्टर के बारे में तुम्हें बाद में अच्छे से पता चलने वाला है। और वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों की साइड ही, आई मीन हंटर की साइड ही आ रहा होता है। और फिर पार्क उस बंदे को चिल्लाते हुए कहता है, अबे तू है कौन? और फिर सभी लोग जितने भी उस जगह होते हैं वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा होता है ना, वो अलग ही लैंग्वेज बोलता है, और पार्क समझ जाता है कि जो ये बंदा है वो एक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है, और इसको हम लोग केवल बीस्ट ही बोलने वाले हैं। और तभी साइड से कोई दूसरा बंदा चुटकी बजाता है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो बीस्ट अपने साथी को बोलता है, अबे तू ये सब क्या सोच के कर रहा है? तो उसके साथ ही जवाब देता है, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हंगामा खड़ा करने की, और इसीलिए मैंने इन सभी को सुला दिया। और फिर उसका साथी उस बीच से पूछता है, क्या तुमने चेक किया? तो वो बीच जवाब देता है, मैं पॉजिटिव हूँ, ये उसी की पावर है। और इसके बाद जो उसका साथी होता है जो कि एक आइस मोनार्क होता है, वो उसे कहता है, ये कितना अजीब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो इन ह्यूमंस की हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो बीच जवाब देता है, कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और अगर तुम इतने क्यूरियस ही हो तो जाके उसी से क्यों नहीं पूछ लेते। और इनमें से मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि एक आइस मोनार्क है और एक बीस्ट मोनार्क है। और फिर आइस मोनार्क गेट को क्रिएट करता है, और जाने से पहले ना वो किसी के हंट की बात करता है जो हमें सही से बताया नहीं गया कि यहाँ पे इनका जो प्लान है वो एक्चुअली में क्या है। एंड देन वो वहाँ से चले जाता है। और इसी दौरान हम लोग बीस्ट मोनार्क को भी देखते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को कुछ भी नहीं करता है, एंड देन गेट क्रिएट करता है और वो भी वहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कैमरामैन को, जहाँ पर जिन्वू हंटर्स की फ्यूनरल्स में आया हुआ होता है, और उसके हाथों में एक फूल भी होता है जो वो माया की तस्वीर के सामने चढ़ा देता है। और इसी दौरान हमें ये भी बताया जाता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद काफी सारे लोग हैं जो कि जिन्वू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि जिन्वू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो पहले आ जाता तो जो कैजुअलिटीज होती वो काफी कम हो सकती थी। एंड बाय द वे फिर हम लोग आसपास का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग दुखी होते हैं बिकॉज उनके कोई ना कोई चाहने वाले मारे जा चुके हैं। एंड देन जब जिन्वू वहाँ से जा रहा होता है तभी जो बाइक होता है वो जिन्वू के पास आता है और उसे बोलता है, मेरे को हमेशा से ऐसा यकीन था कि एक सिंगल हीरो कभी भी वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन रिसेंट इवेंट के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं गलत था। और लास्ट में जो उसने इस ट्रेजेडी को खत्म किया है उसके लिए बाइक अब जिन्वू को शुक्रिया बोलता है। और इसी दौरान चाहे इन भी जिन्वू को देख रही होती है, लेकिन जब जिन्वू उसकी तरफ देखता है तो चाहे इन शर्मा के अपना सिर घुमा देती है, और जिन्वू भी लाइक अबे इसको हो क्या गया है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो और जिन्वू को जो कि एक साथ अकेले कहीं बैठे हुए होते हैं। और अब मिस्टर गो जिन्वू को बोलते हैं, सो तुम अब खुद का गिल्ड बनाने का प्लान बना रहे हो, और जो सर्टिफाइड एस रैंक हंटर्स होते हैं उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है गिल्ड मास्टर के लाइसेंस की, और तुम्हें केवल एसोसिएशन को कॉल करना है और फिर हम सब संभाल लेंगे। और जिन्वू भी लाइक ओके। और फिर बाद में अब जो मिस्टर गो होते हैं वो जिन्वू से पूछते हैं कि बाय द वे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर को कास्ट किया था। और ये चीज ना जिन्वू के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होती है और उसे भी समझ नहीं आता कि मिस्टर गो क्या बोल रहे। और फिर मिस्टर गो उसे हंटर्स गिल्ड के बारे में बताते कि उन्होंने उन्हें आइलैंड भेजा हुआ था आंट की कॉर्प्स और असेसिन स्टोन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लास्ट में वहाँ पे सभी लोग अनकॉन्शियस पाए हुए थे और उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम जिन्वू का होगा, उसने कोई बैरियर क्रिएट कर दिया होगा जिसको हटाना वो भूल गया था। बट ये सुन के ना जिन्वू बोलता है, ना ना ऐसे काम मेरे नहीं है। और इनकी फिर इस चीज को लेकर बात चलती है, बट जो कंक्लूजन होता है वो जीरो निकलता है और मिस्टर गो परेशान उल्टा हो जाते हैं। और तभी मिस्टर गो के सामने उनका बंदा आता है जो कि उन्हें कहीं बुलाता है, और फिर मिस्टर गो अपनी जगह से खड़े होते हैं कहीं जाने के लिए। और जाने से पहले जिन्वू कहते हैं, देखकर लग रहा है कि जो हमारे गेस्ट है वो समय से पहले इधर पहुंच चुके हैं, और जिन्वू तुम्हारा शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और इसके बाद जिन्वू भी अपने घर जा रहा होता है, आई मीन अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड से एक जिन्वू के पास बंदा आता है और बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर संग, मेरा नाम एडम व्हाइट है और मैं सीनियर ऑफिशियल हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। जो सुनकर ना जिन्वू अपने मन में सोचता है कि वैसे इसको मुझसे क्या काम है, लेकिन वो बंदा अपना कार्ड जिन्वू को देता है और बोलता है, तुम मेरे को प्यार से एडम बुला सकते हो और मेरे को माफ करना ऐसे अचानक से आपको दिखने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ट्रैक करना काफी मुश्किल है। इवन मैं आपके एक बार ऑफिस में भी रुका हुआ था। और अब जिन्वू को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में पहले जिन्वू बात कर रहा था, और ये जेजू आइलैंड से पहले का सीन है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम जाके मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो सीजन 2 की, और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं। और अब जिन्वू पॉइंट पे आता है और उस बंदे को बोलता है, वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम था। तो एडम जवाब देता है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अब एडम बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है दुनिया में ऐसी सिंगल कंट्री भी नहीं है जो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करे, वो भी हमें छोड़ के। और अब जिन्वू से पूछता है वैसे तुम मेरे को ये इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों कर रहे हो? तो एडम जवाब देता है आप जैसे स्पेशल लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके हमारा भी फायदा है। लेकिन जिन्वू उनकी बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जाने से पहले वो उन्हें बोलता है कि अगर मेरे को लगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो वो मेरे रिलायबल है तो मैं कुछ समय बाद आपको कॉल करूंगा। और अब एडम उसे बोलता है यार मैं कितना बेवकूफ हूँ कि आपको ये बात बताना भूल गया। सौदा करते वक्त कभी भी अच्छे हाथों को छुपाना नहीं चाहिए। और अब वो उसे बोलता है एक अपग्रेडर एक ऐसा अवेकन बीइंग जो कि दूसरे अवेकन बीइंग की पावर्स को इनहेंस कर सकता है। और ये बात की आपने पहले कभी सुनी है? और ये सुन के जिन्वू चौंक जाता है। और अगले पल हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस जगह चले जाते हैं जिस जगह एडम जिन्वू को ले जाना चाहता था। और अब सबसे पहले संग जिन्वू ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डिप्टी डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है माइकल। और सबसे पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और खुद का इंट्रोडक्शन खुद का नाम बताते हैं। और एडम भी जिन्वू को बताता है कि वो माइकल का इंटरप्टर है। और इसके बाद वो लोग बैठते हैं और जो माइकल होता है वो सबसे पहले जिन्वू को इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाता है देता है और बोलता है यूजुअली इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 साल लगता है लेकिन हमने आपके लिए फ्री में बनाया है। और यहाँ पर ना बंदा जिन्वू को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बस वो एक बार कुछ कह दे वो उसे पूरा अमेरिका दे देंगे अमेरिका की सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन जिन्वू इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो माइकल को कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि एडम वाइट ने मेरे को बताया था कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे को शेयर करने के लिए। एक अवेकन बीइंग जो कि दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है, एक अपग्रेडर, क्या ये रियली पॉसिबल भी है किसी हंटर की एबिलिटी को अपग्रेड करना? तो माइकल हंसते हुए जवाब देता है एक्चुअली में एक इंसान है जिसके पास ये पावर है और वो हमारे साथ है। और फिर वो अपने साथी को बोलता है मिस लेनर को यहाँ पे आने को बोल दो। और अब माइकल बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसी इंसान है जो कि अवेकन बीइंग की एबिलिटीज को इनहेंस कर सकती है और मैं उसे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ मिस नूरमा स्लेनर। और इसको हम लोग केवल मिस नूरमा बोलने वाले हैं। और जब जिन्वू मिस नूरमा को देखता है ना तो वो अपने मन में सोचता है कि मैं कह सकता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप अवेकन बीइंग है। और फिर साइड से जो माइकल होता है वो मिस नूरमा को कहता है मिस नूरमा अपनी पावर के बारे में प्लीज मिस्टर सन को बताइए। और अब मिस नूरमा जिन्वू को बोलती है कि तुम अवश्य इन सब चीजों में काफी उलझे हुए लग रहे हो और सभी लोग मेरे को इसी सेम नजरों से देखते हैं डाउट भरी, बट अगर तुमने मेरी पावर्स का स्वाद चख लिया तो फिर तुम मुझसे भीख मांगोगे। और अभी फिर वो जिन्वू की तरफ ही उसकी आंखों में देख रही होती है। और अभी मिस नूरमा जिन्वू की आंखों में आंखें डालकर उसे बोलती है जैसा कि तुम जानते हो कि जो अवेकन बीइंग होते हैं उनकी लिमिट्स होती है पावर की जिससे आगे वो रीच नहीं कर सकते। और इसीलिए अवेकन बीइंग हमेशा सेम रैंक पर रहते हैं जब तक वो सेकेंडरी अवेकनिंग से ना गुजरे। और ये एक कॉमन नॉलेज है जो कि सभी हंटर जानते हैं। और अब जिन्वू से बोलता है तो तुम इस चीज को बदल सकती है। और फिर मिस नूरमा जवाब देते हैं यस मेरे पास ऐसी पावर्स है जिससे मैं अवेकन बीइंग की हेल्प करके उसे उसकी पावर से बियॉन्ड रीच करा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा तभी मैं लिमिटेशंस को लिफ्ट कर सकती हूँ। और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस पावर को क्या नाम दूं, बट मैं फोर्स रीअवेकनिंग को परफॉर्म कर रही हूँ और शायद मैं किसी इंसान के ट्रू पोटेंशियल को ला रही हूँ दिखा रही हूँ। और माइकल भी जिन्वू को बोलता है जो सब चीजें मिस नूरमा कह रही है वो सब सच है और अपनी पावर्स को यूज करने के बाद इन्हें काफी लंबे समय का रेस्ट चाहिए होता है और हर साल 3 से 4 इंडिविजुअल्स इनकी पावर का लाभ उठा रहे हैं। और अभी जिन्वू को भी ऐसा लग रहा होता है कि जो उनके पास ये पावर्स है वो काफी इनक्रेडिबल है। और फिर वो मिस नूरमा से पूछता है कि जो ये प्रोसेस है वो वैसे कितनी इफेक्टिवली होने वाली है। तो उसे पता चलता है कि इससे जो इंडिविजुअल होगा अवेकन बीइंग होगा उसे उसकी 20 से 30% जो पावर्स है वो बढ़ जाएंगी। जो सुनकर अब जिन्वू को समझ आता है कि क्यों हवांग डोंगसू ने साउथ कोरिया छोड़ दिया था, क्योंकि कोई भी इस ऑफर को मना नहीं कर सकता है। और इन सब बातचीत के बाद अब मिस नूरमा अपना काम शुरू कर देती है जहाँ पे सबसे पहले वो जिन्वू का हाथ पकड़ती है और उसे आंख बंद करने को बोलती है और यही एक फर्स्ट स्टेप होता है। और अब फाइनली मिस नूरमा जिन्वू के अंदर घुसती है जहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है। और जब वो अपने पीछे की तरफ देखती है तो कोई इंसान उसे देख रहा होता है और वो भी अपनी भयानक आंखों से। और ये नोटिस कर मिस नूरमा काफी डर जाती है और वो चिल्ला बैठती है जिससे जो उस जगह बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी लोग जिन्वू पे गन पॉइंट कर देते हैं। बट जो माइकल होता है वो ये करने से सभी को रोक देता है और फिर वो एक बंदे के पास जाता है और बोलता है भाई तू गधा है क्या? तो वो बंदा उसे जवाब देता है लेकिन मिस नूरमा और फिर माइकल चिल्लाते हुए कहता है अगर तेरे को उनकी ज्यादा चिंता हो रही है तो उनके पास जानो उसे चेक करने के लिए। फिर माइकल जिन्वू के पास आता है और अपने एजेंट की तरफ से उससे माफी मांगता है। लेकिन ना जिन्वू को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मिस नूरमा है उसे अचानक से क्या हुआ है। और मिस नूरमा की ऐसी हालत देखकर ना माइकल जिन्वू के साथ अपनी मीटिंग को फिर से रीशेड्यूल करा देता है क्योंकि उनके पास भी अभी कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे जिन्वू वहां से जाता है ना वैसे मिस नूरमा कह देते है कि वो किंग है और पावरफुल वन भी, और जो उसकी पावर्स है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए